नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। यद्यपि मैं अपने निर्धारित समय से 3 मिनट हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के, फिर भी मैं आपके बीच अपनी सेवाएं लेके हाजिर हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये वो चिकित्सा विज्ञान है जो पौधों में व्याप्त उनकी कोशिकाओं के अंदर एंजाइम्स की क्रियाशीलता को लेकर के मानव शरीर की कोशिकाओं की क्रियाशीलता से मेल कराने वाली चिकित्सा पद्धति है। जिन किन्हीं परिस्थितियों में हमारे किसी कोशिका में किसी भी प्रकार का एंजाइम्स का स्टडी स्टेट बिगड़ जाता है, तो हम औषधियों के माध्यम से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा विधि में एंजाइम्स के रूप में हम उन कोशिकाओं का स्टडी स्टेट मेंटेन करते हैं। हमने स्टडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए आप सबसे कई बार कई प्रकार की औषधि फार्मूलों पे आपसे चर्चा की है। अभी पिछले दिनों हमने आपसे रिवाइज मेडिसिन के बारे में बात की, जिसमें हमने आपको यस1, वेन1, यस5, C5 पर हमने दोबारा आपसे चर्चा की। इसके पहले मैंने अपने शुरुआती दौर में जब आपसे बात किया था, मैटेरिया मेडिका का क्लास ले रहा था, तो मैंने इन औषधियों के बारे में चर्चा की थी और आपकी मांग पर मैंने चर्चा किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे एपिसोड में आपने फार्मेसी के बारे में सुना, फार्माकोपिया के बारे में सुना, शॉर्ट में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी आपने सुना। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में विभिन्न रोगों पर जो अंग्रेजी नाम के रोग हैं, हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की परिभाषा सिर्फ एक है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द डिजीज, यानी लिम्फ और ब्लड में होने वाला कोई भी अस्थायी परिवर्तन रोग कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन इट मीन टेम्पररी चेंज। हम अगर कोई परिवर्तन स्थायी हो जाएगा तो हम उसे किसी भी चिकित्सा विधि से दूर नहीं कर सकते। इस कारण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिल्कुल सटीक रोग की परिभाषा बताई गई है कि रक्त और रस में यानी लिम्फ और ब्लड में कोई भी होने वाला चेंजेस, अस्थायी परिवर्तन, ये रोग कहलाता है। लेकिन चूंकि प्रचलन मॉडर्न साइंस का है, मॉडर्न मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस का है, अंग्रेजी नामों के विभिन्न रोगों के आधार पर शरीर के लक्षणों को, उनकी शिकायतों को नजर रखते हुए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में अंगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और उस अंग की संबंधित एंजाइम्स रूपी औषधि को चुनने में आसानी रहती है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि हमारी कुल 38 औषधियां हैं और ये 38 औषधियां 2 साल पहले भी थी, और अभी जो सिद्धांत या जो फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपनाते हैं, हमें लगता है कि अभी आने वाले कई सैकड़ों वर्षों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से 38 से अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने आपसे बार बार कहा है और फिर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे भारतवर्ष में पाए जाने वाले पौधों पे रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय वातावरण में पनपने वाले पौधों पर हमें है और उन पौधों से बनने वाली औषधियों को मैटी जी के द्वारा बनाई गई विधियों पर हमें शोध करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम, ठीक है कि हमारी सभी 38 अंगों पर हम 38 दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन शोध किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए बैरियर नहीं है, शोध के लिए कोई रोक नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने कल एक पोस्ट डाली थी आरटीआई की, और उसका उन्होंने जवाब हमको भेजा कि सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोक लगा दी गई। तो मैंने कहा कि आप उसको फिर से पढ़िए, और उसके अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देयर इज नो बार इन प्रैक्टिस, रिसर्च और एजुकेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिसर्च, एजुकेशन और प्रैक्टिस लगातार इस उद्देश्य से सरकार ने खोल रखा है कि इसमें कुछ नए कार्य हों, कुछ नए शोध कार्य दिखाई पड़े
ये एक पैरेलल चिकित्सा पद्धति, एक समानांतर चिकित्सा बनकर के इस देश में व्याप्त हो। इस बीच हमारे बहुत से साथी लाइन पर हैं और कल हालांकि मुझे आपसे क्लास लेना था, लेकिन मैं लेट में पहुंचा तो मैं आपसे क्लास नहीं ले, रात में आपको डिस्टर्ब करना भी उचित नहीं समझा। डॉक्टर के सरकार जी हैं, अखंड प्रताप श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव जी हैं, विनेश पाल जी हैं, डॉक्टर शिव नारायण कौर जी हैं, मुकेश खुंट जी आ चुके हैं लाइन पर, डॉक्टर अमित झा जी आज बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं, बाला साहब बदगुजर और बहुत से साथी इस समय लाइन पर दिखाई पड़ रहे हैं। घाना राम जी भी दिख गए हैं और मंडल जी संभवतः, चूंकि नाम बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इस नाते ज़रा उनको कलेक्ट करना। बाला साहब का नाम छूट रहा था, मुकेश खुंड जी का नाम मैं पढ़ चुका हूं, घाना राम जी हो चुके हैं, नीतेश धावले जी इस समय लाइन पर हैं, बहुत दिन बाद नीतेश जी आ पाए, मोहम्मद आदरिफ भी हैं इस समय लाइन पर, और सचिन त्यागी जी भी आ चुके हैं सबसे पहले लाइन पर, विनोद कुशवाहा जी हैं, महेंद्र सेंगर जी हैं, भूपेंद्र कुमार जी हैं, बहुत से साथी हमारे लाइन पर हैं, विनोद कुशवाहा जी हैं और गुरनेक सिंह जी अभी अभी आए हैं। गुरनेक जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी का नमस्कार है, आप सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार है। तो आइए हम अपने चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से पौधों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स मानव की शरीर की कोशिकाओं के पाए जाने वाले एंजाइम्स के समदृश होते हुए उनके कार्यों की एकरूपता को देखते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ शरीर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में एज ए कैटालिस्ट भाग लेती हैं। मोहम्मद अफजल अंसारी जी नमस्कार, हेमंत कुमार प्रजापति जी नमस्कार, अनिल हिरकानी जी नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर जी थोड़ा देर में आप आए हैं, लेकिन चलिए आपका भी स्वागत है। प्रेम नारायण मौर्य जी नमस्कार, राजेंद्र प्रसाद सैनी जी आप भी आ चुके हैं, डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी, डॉक्टर धर्मवीर गंगवार जी, आप सबका नमस्कार स्वीकार है। रामशंकर यादव जी भी आ चुके हैं और पहली बार संभवतः ये आ रहे हैं मेरे इस लाइन पर। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपसे लगभग हर पहलुओं पर चर्चा की है और कोई भी क्षेत्र संभवतः मैंने छोड़ा नहीं है और लगातार आपकी मांग ये है कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूं। लेकिन आज क्लास नंबर 108 में मैं आपसे मिल रहा हूं और क्लास नंबर 109 मैं 28 अक्टूबर को आपका लूँगा, क्योंकि कल से मेरा नवरात्र का व्रत आरंभ हो रहा है और मैं समझता हूं कि आप सब भी पूजा पाठ में दोनों ही समय, जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, हर धर्म में अपनी अपनी एक मान्यता होती है। तो मैं इन 9 दिन व्रत रहूँगा और 9 दिन के व्रत में आपके किताब में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो मेरी इस समय चल रही है, उसमें कुछ आप सबके लिए कुछ नयापन लाऊंगा, कुछ नयापन करूंगा। चूँकि बोलने से एनर्जी कुछ ज़्यादा लॉस होती है, इस नाते चूँकि मुझे सर्विस भी करनी है और डिस्पेंसरी भी देखना है और फिर आपकी किताब भी लिखनी है, इस नाते एक सप्ताह यानी 17 से लेकर के 27 तक 10 दिन मैं आपसे दूर रहूँगा। हमारी अगली मुलाकात 28 तारीख यानी 28 अक्टूबर को आपसे होगी। अब इस बीच मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ 10 दिन का। 10 दिन के होमवर्क में मैं आपको बता रहा हूँ अपने 10 टॉप 10 फार्मूले, जिसकी इंतजारी आप हमेशा करते रहते हैं और मैं एक खुद होमवर्क करके आया हूँ और आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको आजमाएं, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है और ये इमरजेंसी टॉप 10 है। तो नोट कीजिए, कलम और कागज ले लीजिए। हृदय शर्मा जी भी आ चुके हैं,
धन्यवाद सर। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे यहाँ तो नेटवर्क सही है भाई। आप क्या हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। राजेंद्र जी, राजेंद्र गिरियास जी, माइस्थेनिया संभवतः सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप EHP क्या मतलब है। एक बड़ा सा लंबा मेरे पास एक रिपोर्ट आ रही है, मैं उसको आप कि मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं। ये हैं डॉक्टर महेंद्र शंकर जी लिख रहे हैं कोई प्रतिबंध नहीं है प्रैक्टिस पर, यदि आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो। देखिए, आपकी थीम में जल्दी जल्दी भाग रही है, साथ मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने उसका अर्थ निकाल लिया कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि क्वैक्स यानी झोला छाप वो प्रैक्टिशनर्स माना जाएगा जो किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति का सहारा लेगा। यानी आप जिस चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ हैं, अगर आप उस चिकित्सा पद्धति में कार्य करते हुए पाए जाएंगे तो आप कोई भी आरोप नहीं लग सकता। आप इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सक हैं, आप इलेक्ट्रोहोपैथी में अगर चिकित्सा कार्य करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोहोपैथी में चिकित्सा कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। अब आप इलेक्ट्रोहोपैथी के अलावा आप आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाएंगे तो ना आपका संगठन आपका साथ दे पाएगा, ना आपकी संस्था आपका साथ दे पाएगी, और ना ही कोर्ट आपके पक्ष में कोई निर्णय दे पाएगा। आप सीधे झोला छाप की श्रेणी में आएंगे और 419 और 420 के केस में फंसेंगे। इसमें बिल्कुल बात स्पष्ट है कि आप जिस पैथी के स्पेशलिस्ट हैं उस पैथी के ही दायरे में आप काम करेंगे तो आपके कार्य में कोई रोक टोक नहीं है। और मैं आपको बता दूं विशुद्ध रूप से, ये आप अहंकार ना समझें मेरा या बड़प्पन ना समझें, पिछले 36 वर्षों में मैं बस्ती के जिस स्थान पर बैठता हूं वहां से 100 मीटर के दायरे में सारे बड़े अधिकारियों के बंगले और उनके कार्यालय, DM ऑफिस, SP ऑफिस का कोर्ट, CMO का कार्यालय, ये सारे के सारे मेरे डिस्पेंसरी बगल हैं। और 36 वर्षों में कभी भी किसी भी अधिकारी की गाड़ी मेरे क्लिनिक के सामने खड़ी नहीं हुई, इसलिए कि मैंने बड़े बड़े बोर्ड में लगा रखा है इलेक्ट्रोहोपैथिक परामर्श चिकित्सा केंद्र। और आपको भी अपने बाहर ये लिखना चाहिए इलेक्ट्रोहोपैथिक परामर्श केंद्र। अब हो सकता है कोई मरीज बन के मेरे पास आया हो और मैंने उसको इलेक्ट्रोहोपैथिक दवा दी हो, तो ये प्रचार बाहर गया हो कि भाई इनके यहाँ अन्य चिकित्सा पद्धति की दवा नहीं है। और उस समय जब हाईकोर्ट ने 2004 में बैन लगाया था, तब भी मैं अपनी चिकित्सा कार्य कर रहा था, क्योंकि तब भी मुझे ये पूरा विश्वास था कि क्वैक्स की श्रेणी में हम नहीं आते, हम अपनी चिकित्सा पद्धति में कार्य कर रहे हैं और करेंगे। तो आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ बनिए, और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी आप बैसाखी लिए हो तो कृपया वो बैसाखी आप तोड़ के फेंक दीजिए। आप स्वयं अपने पैरों पर, अपने आत्मबल पर, अपने हिम्मत के साथ खड़े होइए और इस इलेक्ट्रोहोपैथी में बिल्कुल रम जाइए। डॉक्टर धर्मराज यादव जी भी आ चुके हैं लाइन पर, दिलीप कुमार जी लाइन पर, आप राजेंद्र सिंह राठौर जी सभी को नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आप सारे देशवासियों को, सारे इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक साथियों को है। तो आइए, अब आपने कलम कागज खोल लिया होगा। डॉक्टर DR ओम प्रकाश जगदल जी, जंघेल जी और रमेश चंद जी, अब जरा कागज और कलम लीजिए। और टॉप 10 पर आप सबकी बड़ी मांग थी और कई साथियों ने हमारे पर्सनल पे लिखा कि सर आपके टॉप 10 में अभी 3 बाकी हैं, आपने साथ ही बताया है। आज मैं आपको टॉप 10 नए बता रहा हूं। वो 3 जो बाकी थे वो 3 में फिलहाल जिसको मैं आपके लिए सजो कर लाया हूं। पहला टॉप 10 का रोगी आपके पास आता है और शिकायत करता है बदलते हुए मौसम में कि सर हमको भूख नहीं लग रही है, हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो पेट नहीं साफ हो रहा है वो एक अलग है, लेकिन अगर भूख नहीं लग रही है किसी को, या कंप्लेंट आती है कि भूख नहीं लग रही है, तो भूख लगने के लिए नोट कीजिए सिर्फ और सिर्फ C8 और वर्टू के 20-20 गोलियों को आधे गिलास पानी में
अगर आप गोली में देते हैं तो गोली घोल दीजिए, अगर आप बूंद में देते हैं, डिस्टिल वाटर की मेडिसिन आपके पास है, तो आप उसको 20-20 बूंद आधे डाल दीजिए और सुबह शाम भोजन से आधा घंटा पहले खिला दीजिए। रोगी अपने से 1.5 गुना भोजन मांग के आपसे खाएगा। फिर से नोट कीजिए, की दवा C8-Ver2 20 ड्रॉप्स इन हाफ ग्लास वाटर फॉर टाइम्स बिफोर मील, बिफोर हाफ एन आवर मील। दूसरा है पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जियत बनी हुई है, तो फिर आदमी क्या करे? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोहोपैथिक फिजिशियन के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा लफड़े में ना पड़ें, ज़्यादा मिक्सचर में ना पड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ 3 दवाएं उठाएं, यस्टेन, यस्लास और L3। तीनों दवाओं की बराबर बराबर मात्रा रोगी के उम्र के हिसाब से, रोगी के शरीर के अनुपात के हिसाब से न्यूनतम 20 ड्रॉप, अधिकतम 50 से 60 ड्रॉप भी आप दे सकते हैं। रॉबिन प्रताप जी और हर्षित सिंह जी, इरफान खान जी, आप सब लाइन पर हैं, आप लगातार मेरी बात को सुने। तो जब रोगी का पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जियत है, तो आपको देना है यस्टेन, स्लास और L3। तीनों दवाओं को आप बराबर बराबर करके रोगी से कहिए कि इसको रात में सोते समय ले ले, केवल एक बार, वंस टाइम, और नेक्स्ट डे रोगी आपका ठीक रहेगा। और लगातार ये प्रक्रिया अगर उसको ज़्यादा है तो 1 सप्ताह या 10 दिन तक ये प्रक्रिया रात में चला दीजिए। और भोजन के पहले यशवन दे दीजिए उसको 10 ड्रॉप। तीसरा है, नहीं आती है, बेचैनी बढ़ी रहती है, रोगी को रात रात नींद नहीं आती है, आपके पास कंप्लेंट लेके आता है सर नींद नहीं आती है, तो नींद की बड़ी अच्छी दवा मैंने आपको बता रखी है। मैं समझता हूँ आप सब समझ गए होंगे, और जो नए साथी हैं वो समझ लें कि केवल हमारे CNS में WE मिलाइए, CNS ड्रॉप्स और WE 20 ड्रॉप, 30-20-50 ड्रॉप आप मिला लीजिए, और रोगी को बिस्तर पे जाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी में पिला दीजिए। रोगी आराम से सोएगा, सुबह उसकी नींद भी बहुत देर में खुलेगी, अगले दिन आपसे शिकायत कर सकता है, डॉक्टर साहब मैं तो बहुत सोया। यानी नींद में आपको देना है CNS प्लस WE। टॉप 10 नंबर 3 हमने आपसे चर्चा किया। अब टॉप 10 नंबर 4, अगर ब्रेन लगता है दिमाग से आदमी कमज़ोर है, आपके पास शिकायत करके लाता है, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की आदत है, मेरा दिमाग बहुत बोझिल रहता है, सर में भारीपन बना रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको देना है CNS प्लस यशवन प्लस RE। गुरदर्शन लाल जी, देवेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है, आपका प्रणाम स्वीकार है। तो जब आपके मस्तिष्क के संबंधित आपको कोई बीमारी, ये जो मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इन औषधियों को जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट करिए, और नोट करने के बाद इसका प्रयोग करिए, और प्रयोग करके हमको लिखिए हमारे WhatsApp पे कि आपने अगर हमारे इन दवाओं का प्रयोग किया है तो आपको कैसा लगा। तो ब्रेन टॉनिक एक तरीके का है ये, CNS प्लस यशवन प्लस RE, इसको एज ए ब्रेन टॉनिक आप यूज़ कर सकते हैं, केवल सुबह और शाम। सुबह खाली पेट दे दीजिए और रात में सोते समय दे दीजिए। एक और है, अगर शरीर में बहुत शिथिलपन है, जिसको कहते हैं शिथिल होना, शरीर बहुत ढीला है, ढीले का मतलब कि आदमी का काम करने में मन नहीं लगता है, भूख ऊख सब कुछ खा पी रहा है, वो पेट भी उसका साफ हो रहा है, लेकिन आमतौर से घर वाले शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा लड़का दिन भर पड़ा रहता है, हमारे लड़के को कुछ काम धाम करने का मन नहीं लगता है, दिन भर बहुत सोता है, काम नहीं करता है। तो जब इस तरह का रोगी आपको मिलता है कि उसके सारे अंग खाना उसका भोजन और पेशाब ये तो सही है, लेकिन उसके काम करने में मन नहीं लग रहा है, यानी उसके शरीर के अंगों में शिथिलता नहीं है, तो आपको वहाँ देना है यशवन, A3, F1 और RE। ये स्टिमुलेंट का कार्य करेगा, उत्तेजक का कार्य करेगा, और शरीर के सभी अंगों में सक्रियता ला देगा, और रोगी का जो काम करने में या दिन भर लेटे रहने का मन करता है उससे वो निजात पाएगा और आपकी जय जयकार करेगा। उल्टी वोमिटिंग को रोकने वाली दवा
जैसा आप जानते हैं यस 1 और यस 11 ये दोनों दवाएं अगर आप 5-5 मिनट के अंतराल पे रोगी को दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार की वोमिटिंग और उल्टी निश्चित रूप से बंद हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही एंटी वोमिटिंग एक साथ देने पर कार्य करेंगे। चूंकि यस 1 की मैं आपसे कर चुका हूं, सर इन केस ऑफ इंसोमेनिया इन CNS विल यूज यस 1 और यस 5। CNS में ऑलरेडी यस 5 है सरकार जी, AK सरकार जी आपका है, तो इस नाते हमको यस 1 उसके साथ मिला देना है C1 के साथ, जो ब्रेन टॉनिक का कार्य करेगा, क्योंकि ऑलरेडी CNS में यस 5 मिला है। इस नाते यस 5 और यस 1 का चक्कर नहीं है, CNS प्लस यस 1 ये आप याद करें। हमारा टॉप 10 का अगला नंबर है 7। 7 में आमतौर से गांव में या शहरों में विभिन्न प्रकार के कीड़े या जहरीले कीड़े अगर रोगी को काट लें, आपके पास लाया जाए, यानी विष नाशक आपको चाहिए एंटी पॉइजनस, तो एंटी पॉइजनस में आपके पास CNS प्लस यस 1 प्लस RE तत्काल आपको याद करना होगा। बिना सोचे समझे CNS यस 1 और RE को उठाइए और तात्कालिक रोगी के मुंह में सीधे आप उसी बोतल से गिराना 20-20 बूंद तीनों दवाओं को, और रोगी को अपने पास आधा घंटा रोक लीजिए। फिर आधे घंटे बाद फिर आप उसको डिस्टिल वाटर मिला करके 30-30 बूंद जो है 1 कप पानी में देना शुरू कीजिए। रोगी को अपने पास 1.5 घंटे रोक लीजिए, रोगी आपका विष नाशक हो जाएगा, उसको उसके शरीर से विष दूर हो जाएगा। आप इस प्रयोग को करके देखें। अगला टॉप 10 में मेडिसिन नंबर एंटी इन्फ्लामेशन। एंटी इन्फ्लामेशन में 2 कंडीशन आती है, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। अगर एक्यूट केस आपके पास आया है, फोड़ा निकल रहा है, फुंसी निकल रही है, या तत्काल कोई किसी को चोट लग गई, उसके गांठ में सूजन हो गई है, 1-2 घंटे बाद या 1 दिन के अंदर आपके पास आ गया है। कैलाश चंद जी नमस्कार, SK पांडे जी नमस्कार। वैसे पांडे जी आप तो इस समय पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होंगे, कल से नवरात्र लग रहा है और महाकाली का आप जाप करते हैं, लेकिन आज आप मेरे क्लास पर हैं। खुशी हुई कि आप माँ का आशीर्वाद लेकर के मेरे बीच में मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं। मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं, यद्यपि आप गुरुओं के गुरु हैं, लेकिन चूंकि मैं आपका गुरु हूं इस नाते मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं। राजेंद्र गिरीश जी पूछ रहे हैं कि मास्थेनिया ग्रेविस के लिए दवाई बताई जाए। देखिए अभी मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूं, आपकी इस मांग को मैंने नोट किया और मैं इस पर फिर आपसे चर्चा करूंगा। इन्फ्लामेशन में आप देंगे यस 5, B और C7। कितना देंगे? 5-5 ड्रॉप, केवल 5 ड्रॉप्स, ओनली 5 ड्रॉप्स यस 5, 5 ड्रॉप B, 5 ड्रॉप C7, और आधे गिलास पानी में मिला करके रोगी को 4 बार हर आधे घंटे पिलवा दीजिए, हर आधे घंटे पे 4 बार। और B और यस 5 पानी में मिला करके उसमें कॉटन डुबो करके चोट वाले स्थान पे या फुरिया वाले स्थान पे जहाँ फोड़ा निकलने वाला है या जहाँ उभर रहा है वहाँ पे रखवा दीजिए, और जब कपड़ा सूख जाए तब आप हटा, पूरा अंदर की ओर सक कर ले, खींच ले, सोख ले। ये आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन के काम करेगा। और अगर पुराना हो गया है तो फिर आपको यस 5, C7 केवल यही यूज करना है, B का काम वहां पर नहीं होगा, B आपको फिर नहीं देना है। अगर बहुत पुराना कोई टाइट है या मोच है, दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कोई पुरानी चोट है, वहां पर आप यस 5 और C7 का ही प्रयोग करेंगे। इरफान खान जी पूछ रहे हैं व्हाट इज CNS। इरफान खान जी आप बहुत दिन बाद मेरे क्लास में आए हैं क्या? ये CNS की कहानी तो पिछले 6 महीने से लिखी जा चुकी है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ इस पर बन चुका है और हमारे देश के हजारों साथी इस पर लाभ ले रहे हैं। CNS में हमारी 6 दवाएं हैं, चलिए आप नए साथी हैं मैं आपको बता देता हूं। CNS में हमारी है यस 5, C5, F1, Ven1,
L1A3। ये सभी दवाइयाँ बराबर अनुपात में हैं और ये सेडिमेंटेशन के लिए है। सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस दवा का उपयोग हम करते हैं कि हमारा माइंड हमारे रोग से दूर रहे, यानी रोगी के रोग से दिमाग को अलग करने की या दिमाग के बोझ को कम करने की ये CNS दवा बनाई गई है, जो मेरी अपने 36 मैंने इसको आप सबके लिए बनाया है। अब आइए, अगर घाव हो चुका है, इन्फ्लामेशन के बाद तक रोगी आपके पास नहीं आया और घाव हो चुका है, तो फिर टॉप 10 में फार्मूला नंबर 9, नया घाव अगर भर रहा है तो S1, C1 और F1 आप ये दीजिए, घाव निश्चित रूप से भरेगा। हम इसको हेल्कोप्लास्टिक का नाम दे सकते हैं, S1, C1 और F1। अब आप चर्चा करेंगे कि S1, C1 और F1 क्यों दिया। मैंने आपको S1 और C1 की बड़ी विस्तृत चर्चा कर दी है, और F1 आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व कार्ड सभी से संबंधित दवा है। इस नाते जहाँ पे टिश्यू रेमेडीज, टिश्यू को अच्छा होना रहेगा, वहाँ पे C1 के साथ F1 और S1 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी टिश्यूज जो डैमेज हुई हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। बलजीत जी नमस्कार, बहुत देर में आप आए हैं। हीर सिंह जी भी बहुत देर में आए हैं। गौतम गुप्ता जी, क्लास मेरा समाप्त होने की तैयारी में है और आप बहुत फैजाबाद से रह करके आप बहुत विलंब से आए हैं। सर जी दवाई की जानकारी किताब में मिलेगी क्या सर? जी हाँ राजेंद्र ज्ञान जी, आप परेशान ना हो, मैं आप किताब में तो जानकारी मेरे मिलेगी, मैं इसी क्लास में भी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन 28 अक्टूबर के बाद। और अगर घाव आपका गहरा हो चुका है, एक्यूट के बजाय क्रॉनिक हो चुका है, उसमें पस आ रहा है, तो फिर आप फार्मूला नंबर 9 का सेकंड पार्ट मान लीजिए, S5, C5, B और G। किसी भी घाव को सुखाने के लिए, घाव के पस को बंद करने के लिए केवल और केवल S5, C5, B और G का प्रयोग ये 4 दवाओं का करिए। चारों दवाओं को सिर्फ 5-5 ड्रॉप आपको 1 कप पानी में देना है, और ड्रेसिंग भी आप B और G और उस पर S5 डाल दीजिए। इसी से कॉटन में भिगो करके आप ड्रेसिंग कर दीजिए, अच्छे से अच्छा घाव आपका सूख जाएगा। जिद्दी से जिद्दी घाव सुखाने के लिए, कैंसर के घाव को सुखाने के लिए ऊपर से इसको रखें गाज पर, तो घाव सूखेगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण रोग आपके पास कॉमन में आते हैं, वो होते हैं स्किन डिजीज के। अगर चर्म रोग से संबंधित आपके या स्किन डिजीज संबंधित खुजली के पेशेंट आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे दिन भर खुजली होती है, तो आपको कुछ नहीं देना है, केवल S1 देना है। S1 को आप 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार 1 गिलास पानी में उनको पिलवा दीजिए, उनकी खुजली खत्म हो जाएगी। अगर खुजली करते करते उसमें पानी निकल रहा है, हल्का सा पस फॉर्मेशन दिख रहा है, तो S2 दीजिए, S1 रोक करके S2 दीजिए। और अगर जिद्दी हो चुका है, दाने ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे एक्जिमा में होता है या रिंगवॉर्म में होता है कि पानी भी निकल रहा है और ज़्यादा खुजलाते हैं तो उसमें पस बनने लगता है, तो फिर आपको S5, S3, C3, B और G देना है। अगर B, G देने से घाव में कोई दिक्कत आ रही है या उसमें पस नहीं बन रहा है, तो फिर कुछ दिन बाद आप उस पर WE चला दीजिए। ये हमारे आज के टॉप 10 मैंने आपको इमरजेंसी मेडिसिन बताई है, जो आप 10 दिन तक प्रयोग करेंगे अपने विभिन्न रोगियों पर। और इन 10 दिनों में मैं एक बार फिर अपने देर से आने वाले साथियों को बता दूं कि आज के बाद क्लास मेरा 28 अक्टूबर को होगा, क्योंकि मैं 9 दिन 9 रात के व्रत में आपसे दूर रह करके आपकी पुस्तक जो मैं लिख रहा हूं उसमें मेरा मन लगेगा और मैं तेज़ काम करूंगा। और फिर आप इन 10 दिनों में इन 10 फार्मूलों को एक दिन में एक फार्मूला अपनाइए और इसको आजमाइए, और मुझे 28 अक्टूबर के बाद बताना शुरू कीजिए कि आपने इन फार्मूलों पर जो प्रयोग किया है उसका अनुभव आपका कैसा रहा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। अब अगर आप इसकी सार्थकता दे दें, आप इसका प्रमाण दे दें, तो मैं समझूंगा कि मेरा शोध कार्य बहुत संपन्न हुआ आपके सहयोग से। और मैं फिर अपने उन तमाम साथियों को
इस बात के लिए टोकना चाहूँगा जो ये लिखते हैं कि मेरे क्लिनिक पर बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, बड़े बड़े बैनर सोशल मीडिया पर देते हैं कि मेरे इस जगह पर इस रोग का सफल इलाज होता है। आप सफल इलाज मत लिखिए, आप लिखिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इन दवाओं को दे करके सफल इलाज करते हैं, और तब उन दवाओं को हमारे अन्य चिकित्सक साथी इस्तेमाल करके देखेंगे। डॉक्टर राय साहब जी लिख रहे हैं यस5C5 के साथ वेनवन दे सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। किस में आप ये चर्चा कर रहे हैं? क्या ये चर्म रोग में? मैं आपका समझ रहा हूँ। देखिए वेनवन भी आप दे सकते हैं, लेकिन वेनवन की कंडीशन ये है कि वेनवन अगर थोड़ा सा मैं आपको डिवाइड कर दूं, आपने अच्छा याद दिलाया, चूंकि मैं एक कॉमन फार्मूला लेके आया था। वेनवन स्किन डिजीज में विशेष करके महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं में, अब लोग कहेंगे इसमें आपने वेनवन पहली बार महिला और पुरुष में विभाजन किया, ऐसा नहीं है। चूंकि वेनवन का भी फंक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, और मैंने ये बताया है कि ये लगभग जेनिटल ऑर्गन पे इसका बहुत अच्छा असर है। चूंकि पुरुष के जेनिटल ऑर्गन बंद होते हैं और महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन बाहर से खुले होते हैं, माउथ उनका एक तरीके का ओपन माना जाता है, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनके आसपास जो इन्फेक्शन होता है स्किन का, वहाँ से विभिन्न रोग पैदा होते हैं। इस नाते अगर आप वेनवन का प्रयोग महिलाओं के लिए करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। राय साहब का ये सलाह मुझे स्वीकार है। महेंद्र बौद्ध जी धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, मैं भी आपका शुक्रिया स्वीकार करता हूं। तो आप ये लिखिए कि हम इन दवाओं का प्रयोग करते हैं और हमारे साथी उनको आजमाएंगे और उसका परिणाम बताएंगे, और तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में हम सब दिल से मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 109 में, लेकिन आज के बाद 28 अक्टूबर को। तो 28 अक्टूबर तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। आप सबका नमस्कार, जगदीश मंडल जी का नमस्कार, प्रेम नारायण मौर्य जी धन्यवाद जी कर रहे हैं, मैं आप सबका नमस्कार करता हूं। और जितने साथी इस समय लगभग 60 से ऊपर साथी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे 28 अक्टूबर को।